ब्रह्मानन्दम् इस पितृसत्तात्मक समाज में कुछ पुरुष इतने हृदय विहीन थे, इतने कठोर थे कि धीरे धीरे स्त्री पर कंट्रोल लाने के लिए ऐसे बिलीफ सिस्टम्स लाए गए कि जो स्त्री बालक को जन्म नहीं दे सकती उसका जीवन सार्थक ही नहीं है। जहाँ भी कोई गलती होती थी उस गलती का जो भार है वो स्त्रियों पर डाल दिया जाता था। इन सब असहज चीजों का भार उठाते उठाते अपने कंधों पर स्त्री शक्ति ग्लानि में डूबकर कहीं रह गई। दोस्तों, ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आनंद करनेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय 7, जिसका नाम है मातृ सत्तात्मकता की तरफ से पितृसत्तात्मक की ओर। यहाँ पर हमें माँ बता रही है कि जिस प्रकार हमने पिछले एपिसोड में सुना था दोस्तों कि मातृ सत्तात्मक समाज किस प्रकार था। स्त्रियां पर्वतों पर रहती थी। स्त्रियों में से कुछ स्त्री जिनकी प्रकंपन उच्चतम कोटि की थी वो लीडर्स रहा करते थे। उनके नेतृत्व में समाज चलता था। वो मंदिरों की देखभाल करती थी। मंदिरों का निर्माण पर्वतों पर किया जाता था क्योंकि वहाँ पर उच्चतम कोटि की वाइब्रेशन रहती है। दोस्तों, तो हमने बहुत कुछ जाना कि मातृ सत्तात्मक समाज में किस प्रकार स्त्रियां आध्यात्मिक रूप से समाज चला रही थी। आगे बढ़ते हुए हमें माँ बताती है कि इन मंदिरों में पूरे संपूर्ण आनंद के साथ जश्न मनाए जाते थे। जो स्त्रियां संतान प्राप्त करके वापस इन पर्वतों पर आती थी वो अपने बच्चों की देखभाल इन पर्वतों पर बड़े शान से करती थी। इनका देखभाल बड़े आध्यात्मिक रूप से किया जाता था। बच्चों को संपूर्ण रूप से शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो बालक हो या बालिका, सबको ध्यान संपूर्ण रूप से सिखाया जाता था। जीवन को संपूर्ण रूप से किस प्रकार जीवन विधान किस प्रकार होना चाहिए बच्चों को अच्छी तरह सिखाया जाता था। हर एक को अपने अंदर की स्त्री शक्ति का सम्मान किस प्रकार करना है ये सिखाया जाता था, भले वो बालक हो या बालिका। यहाँ पर एक बात का मैं दोबारा जिक्र करूंगी दोस्तों, जो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जो स्त्री शक्ति है वो हर एक में रहती है, भले वो पुरुष हो या स्त्री। स्त्री जो गुण है, ये स्त्री तत्व का गुण, वो क्या है दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं, प्रेम, करुणा, आनंद, सबको शामिल करना, सबको एकत्व में बांधे रखना, अपने अंदर की शांति से संबंध रखना, ये सब स्त्री तत्व के गुण हैं। और इसी प्रकार पुरुष तत्व का गुण है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, धैर्य, सबकी रक्षा करना। तो हर एक में स्त्री तत्व और पुरुषत्व दोनों रहते हैं दोस्तों। इस मातृ सत्तात्मक समाज में
पुरुषत्व और स्त्री तत्व हर एक में संतुलन में रहते थे, और जो पुरुष शक्ति सब में थी वो पूरे समाज की रक्षा करती थी और सबको एक कड़ी में बांधे रखती थी। और ये शक्ति उस जमाने में विभाजित नहीं थी दोस्तों। अगर हम आज के जमाने से तुलना करें, आज हम जो पितृसत्तात्मक समाज में हैं दोस्तों, हम सब बाहर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जो पुरुष प्रधान समाज का गुण है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब विभाजित हैं दोस्तों। हम इसलिए विभाजित हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कंपटीशन है दोस्तों। हम एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पर उस जमाने में मातृसत्तात्मकता समाज में जो पुरुष शक्ति थी, जो सृजनात्मकता थी, वो विभाजित नहीं थी। सब एक दूसरे से अपने को जुड़ा हुआ पाते थे। इसीलिए स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति उस समाज में संपूर्ण थी। जो भी शिक्षा उस जमाने में दी जाती थी, उसके कारण स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करते थे। सब अपनी अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिना कोई दुख के व्यतीत कर रहे थे। पुरुषों को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि सारी स्त्री पर्वतों पर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, अर्थात स्त्री लीडरशिप रोल में है, समाज का नेतृत्व धारण कर रहे हैं। ऐसा पुरुषों को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था दोस्तों। जब आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होती तो आपको बाधा भी नहीं होती। तो इस समाज में हर कोई आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा था, खुशी खुशी, और किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। पर ये सब चीजें बदल गई कब? उस मातृसत्तात्मक समाज से जब समाज पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ा तो ये सब संतुलन बिगड़ गया। और जो स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति आनंद तांडव करते हुए हर क्षण ब्रह्मानंद में व्यतीत कर रहे थे, इस बदलाव ने स्त्री शक्ति को घायल किया और जिसने फिर पुरुष शक्ति को घायल किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा ही संतुलन बिगड़ा वैसे ही दोनों शक्तियां एक के बाद एक दूसरे के कारण घायल हुई। जब माँ ने ये बताया तो आनंद कर्णेश जी ने पूछा, माँ कैसे हुआ और क्यों हुआ? पहले ये बताइए कि बदलाव क्यों हुआ, और अगर बदलाव हुआ तो उसके कारण स्त्री तत्व और पुरुषत्व घायल कैसे हुए? तो आइए दोस्तों माँ के शब्दों में ही सुने। तो माँ यहाँ पर आनंद कर्णेश जी से कहती है कि बेटा, ये जो आत्मा का चक्र है वो दशाओं में जाता है, फेजेस में आगे बढ़ता है। कभी आत्मा अपने आप को विस्तार करते हुए पाती है तो कभी अपने आप को संकुचित करते हुए पाती है। किस तरह? हमारे श्वासों की तरह। जैसे कभी कभी हम श्वास एक अंदर लेते हैं तो दूसरा श्वास हम बाहर छोड़ते हैं। ये श्वासों की जो कड़ी है उच्छ्वास निश्वासों से भरी हुई है। इसी प्रकार आत्मा का चक्र आत्मा का विस्तार और संकुचित होने से बना हुआ है। तो जिस यात्रा के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रही है, ये यात्रा आत्मा का संकुचित होने का यात्रा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो माँ कहती है कि ये सारा कुछ बदलाव 6500 साल पहले शुरू हुआ। तब तक हमारा समाज आध्यात्मिकता से भरा हुआ मातृसत्तात्मकता में आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 6500 साल पहले मातृसत्तात्मकता में आनंद से बैठा हुआ समाज पितृसत्तात्मकता की तरफ उसने अपनी यात्रा शुरू की। हर यात्रा की तरह शुरू में यात्रा बहुत धीमी होती है, हम छोटे छोटे कदम लेते हैं क्योंकि रास्ता नया है। इसी तरह ये यात्रा भी शुरू में धीरे धीरे चली,
पर करीब 2000 साल पहले इसने तीव्र गति पकड़ी। बड़े गौर से सुनिए दोस्तों, जो भी कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए ये 2000 साल पहले, इस 2000 साल में जो यात्रा हुई है ये सबसे तीव्र गति में हुई है और जिसके कारण बहुत कुछ बदला। माँ ये बदलाव के बारे में हमें बता रही है जो 2000 साल में हुआ है दोस्तों। जो पुरुष शक्ति जिसका धर्म है सबकी रक्षा करना, ऐसा धर्म सबकी रक्षा करने वाला ये पुरुषत्व की शक्ति अहम से भर गया। दोस्तों जो भी चीज अहम से भर जाती है, आवश्यकता से अधिक अहम विनाश का रास्ता ढूंढ लेती है। और जैसे ही इस पुरुष शक्ति ने अहम का रूप धारण कर लिया, तब उसे स्त्री शक्ति को आदर सत्कार देने का जरूरत ही नहीं था। उसे कोई इच्छा ही नहीं थी कि स्त्री शक्ति को हमें सम्मान के रूप में देखना है। तो जब तक पुरुष शक्ति जो सबकी रक्षा कर रही थी अहम से वंचित था, तब तक पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही थी और स्त्री शक्ति भी पुरुष शक्ति का। पर जैसे ही पुरुष शक्ति में अहम ने आक्रमण कर लिया, पुरुष शक्ति ने स्त्री शक्ति का सम्मान करना धीरे धीरे छोड़ दिया। जो पुरुष थे, जो आदमी थे, वो सब मिल गए और उन्होंने शक्ति का निर्माण, कौन से शक्ति का? भौतिक शक्ति। पुरुषों के पास जो भौतिक शक्ति अधिकतम रूप में रहती है उसको प्रधान रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुरुष भौतिक रूप से साथ में आए, और ये ऐसे पुरुष थे जिनके अहम ने उनके आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिन्होंने स्त्री शक्ति का सम्मान करना छोड़ दिया था, वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां उन्हें स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अहम से भरे हुए पुरुष को स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री की आवश्यकता उन्हें सिर्फ एक ही चीज के लिए थी, वो था संतान के लिए। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पुरुष शक्ति का एक प्रधान गुण होता है रक्षा करना। ये पुरुष शक्ति की प्रधानता है। जिस प्रकार स्त्री शक्ति की प्रधानता है प्यार करना, लव, पुरुष शक्ति का प्रधान गुण होता है प्रोटेक्शन, रक्षा। पर जैसे ही अहम ने उसको कलुषित कर दिया, तो वो जो रक्षा करने वाली शक्ति थी वो भी निम्नतम रूप की शक्ति हो गई और घायल हो गई दोस्तों। उसको किसने घायल किया? पुरुष शक्ति के अहम ने घायल किया। और ये जो उनकी रक्षा करने वाली जो गुण था, उनका रक्षा करने वाली जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज की ओर उनको लेकर जाने लगा। इसके कारण पुरुष बहुत एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव पुरुष के गुण क्या होते हैं दोस्तों? ये अहम से भरे हुए रहते हैं। इन्हें बस एक ही चीज पर गुरूर रहता है कि हम भौतिक रूप से शक्तिवान हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से इनकी ये शक्ति विहीन होते हैं। इनके पास सिर्फ भौतिक शक्ति रहती है, क्योंकि पुरुष का आकार इन्होंने धारण कर रखा होता है। जब अहम भर जाता है इनमें, तो इनकी ये जो रक्षा का गुण है वो भी कलुषित हो जाता है। इसके कारण ये एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जैसे जैसे पुरुष एग्रेसिव हो गए, उनकी इच्छा थी कि स्त्री को और भी अपने कंट्रोल में लेकर आना। स्त्री को ही नहीं दोस्तों, पुरुष भी अपने आप में एक दूसरे को कंट्रोल करने की वांछा रखने लगे। तो पुरुष एक दूसरे को
एकता में नहीं पा रहे थे। जैसे ही अहम ने प्रवेश किया, हर एक पुरुष अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करने लगा और इस कोशिश में एक दूसरे से लड़ने लगा। राज्यों के लिए युद्ध हुए दोस्तों, चीज़ों के लिए युद्ध हुए, स्त्रियों के लिए युद्ध हुए, और सब ये पुरुष एक दूसरे पर अपने बिलीफ्स, अपने सोच थोपने के लिए कायम थे। जैसे जैसे पुरुष आध्यात्मिक रूप से गिरते चले गए, क्यों? क्योंकि अहम धीरे धीरे इन पर हावी होती चली गई। ये अपने आप से दूर होते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए विभाजित होते चले गए, और ये विभाजन कदम और कदम आगे बढ़ाते हुए पितृसत्तात्मक समाज की ओर तीव्र गति से ये बढ़ने लगे। परिवार बढ़ते चले गए, समाज बढ़ते चले गए। स्त्रियों पर कंट्रोल प्राप्ति करने के लिए उनके बच्चों को उनसे दूर कर दिया गया। स्त्री कुछ भी सहन कर सकती है दोस्तों, पर अगर बच्चे उनके पास से दूर कर दिए गए तो स्त्री वो सहन नहीं कर पाती। इसके कारण स्त्रियों को और बच्चों को बहुत दुख पहुंचा, और सिर्फ स्त्री और बच्चों को ही नहीं, कुछ पुरुष जो इन स्त्री और बच्चों के साथ भली भांति जुड़े हुए थे, उन्हें भी बहुत दुख पहुंचा। दोस्तों, माँ बता रही है, चंद पुरुषों के अहम के कारण समाज बढ़ता हुआ चला गया और समाज दुख में डूबता चला गया। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, माँ हमें बता रही है किस प्रकार बच्चों को माँ से दूर किया गया। कई ट्राइब्स में, जैसे हम आदिम जाति, जैसे हम देखते हैं और कहानियों में सुनते हैं दोस्तों, आजकल हम पढ़ते भी हैं कि आदिमवासी ऐसे कई समाज हैं जहाँ पर बच्चों को माँ से दूर किया जा रहा है, और इसके कारण जो दुख माँ में हम क्रिएट करते हैं वो जनरेशन्स तक उनमें रहता है दोस्तों। तो ये इसलिए माँ हमें बता रही है ताकि हम समझ सके कि उन दिनों जब बच्चों को माँ से अलग किया गया और स्त्री का दिल घायल हुआ, उसका असर सदियों तक स्त्री पर पड़ता रहा। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, इस पितृसत्तात्मक समाज में कुछ पुरुष इतने हृदय विहीन थे, इतने कठोर थे कि धीरे धीरे स्त्री पर कंट्रोल लाने के लिए ऐसे बिलीफ सिस्टम्स लाए गए कि जो स्त्री बालक को जन्म नहीं दे सकती या पुरुष को नहीं जन्म दे सकती, उसका जीवन सार्थक ही नहीं है। तो जो स्त्री लड़कों को जन्म न दे पाती, वो भी पीड़ित थी। इस प्रकार हर एक स्त्री दुख के सागर में डूबती चली गई, और धीरे धीरे जब कोई दुख में रहता है दोस्तों, उन पर काबू करना इजी हो जाता है। इस प्रकार दुख में भरे हुए स्त्रियों पर पुरुषों ने काबू किया। धीरे धीरे स्त्री अपने ही समाज में स्लेव्स बन गई, दासी बन गई, और ये पितृसत्तात्मक समाज की दासी बनकर रह गई। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हम आगे बढ़ते हुए समाज में जब हम और जानेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि जो घाव स्त्री को पहुंचा है वो स्त्री तक ही सीमित नहीं था। ये घाव पुरुषों तक पहुंच गया दोस्तों। तो कभी भी कोई भी चीज हम सोचते हैं कि हम अपने फायदे के लिए किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, दोस्तों समाज में अगर कोई भी दुखी हो तो उसका असर समाज पर पड़ता है। आप वो असर तुरंत न देख पाएं, पर धीरे धीरे उसका असर पूरे समाज पर रहता है दोस्तों।
और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो पुरुष थे, जो शक्ति के लिए प्यासे थे, जिन्हें पावर चाहिए था, ये खुद डरे हुए थे दोस्तों। जिसे भी पावर चाहिए होता है, जिसे अधिकार चाहिए होता है, अगर आप उनके अंदर झांक कर देख सको तो आप समझ पाओगे कि ये डरे हुए लोग हैं, इसीलिए इन्हें अधिकार चाहिए। जो डरा, जो निर्डर होता है, जो निर्भय होता है, उसे किसी को काबू करने की ज़रूरत ही नहीं। संसार उसके कदमों में रहता है दोस्तों। अगर कोई अधिकार की वांछा रखता है, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से डरा हुआ है। तो ये जो पितृसत्तात्मक समाज, जो चंद डरे हुए लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, इसके कारण ये प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ गया दोस्तों। माँ कहती है, इतना बिगड़ गया कि ऐसा लगता था मानो ये अशांति के दूत हैं। जब से मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक समाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे स्त्रियों को पवित्र जगहों से दूर रखना शुरू कर दिया। किस प्रकार? जैसे मातृसत्तात्मक समाज में मंदिरों की देखभाल स्त्रियां करती थी, पर धीरे धीरे स्त्रियों को मंदिरों से दूर रखना शुरू कर दिया। जहां भी पावर, अधिकार उन्होंने देखा पुरुषों ने, वहां से स्त्री को दूर करना शुरू कर दिया। घायल हुई स्त्रियां धीरे धीरे जो भी पुरुष चाहते थे वैसा वो करने लगे, क्योंकि उनके मन में एक गिल्ट स्थापित कर दिया गया। ऐसा गिल्ट जो जनरेशंस, सदियों से एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, स्त्रियों को एकदम गिल्ट का मतलब है ग्लानि। स्त्रियां ग्लानि से भर गई। और जब कोई सदियों से ग्लानि में रहता है दोस्तों, वो एक असीमित दुख में परिवर्तन हो जाता है। धीरे धीरे जहां भी कोई गलती होती थी, उस गलती का जो भार है वो स्त्रियों पर डाल दिया जाता था। और धीरे धीरे इन सब असहज चीजों का भार उठाते उठाते अपने कंधों पर स्त्री शक्ति अपने शोक समुद्र में डूबकर, ग्लानि में डूबकर कहीं रह गई दोस्तों। और जैसी ही स्त्री शक्ति घायल हुई तो संतुलन तो बिगड़ना ही था दोस्तों। और जैसे ही समाज का संतुलन बिगड़ा तो घायल स्त्री शक्ति अपनी तक सीमित न रही, पर पुरुष शक्ति को भी घायल करती गई। पर अंतर ये ही था कि पुरुष शक्ति न जान पाई कि अनजाने में पुरुष शक्ति भी घायल हो रही थी। क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, अगर एक पलड़ा नीचे आता है तो दूसरा पलड़ा को उठना पड़ता ही है। उठना मतलब कोई महान चीज नहीं है दोस्तों, संतुलन महान चीज है। अगर संतुलन से आप ऊपर उठे या नीचे गिरे, दोनों ही बुरी चीजें हैं। तो अगर स्त्री शक्ति घायल हुई तो उसका असर पुरुष शक्ति पर भी पड़ा दोस्तों। माँ कहती है कि अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो आप देखोगे ऐसे कई लोग हैं, उन्हें लगता है कि हमारे देखभाल में कहीं कोई कमी है, कहीं कुछ रह गया है, कहीं कोई गैप है, पर हम समझ नहीं पा रहे दोस्तों कि क्या कमी है हम में। माँ कहती है कि ये कमी ये ही है कि हम अपने आप से बहुत दूर आ चुके हैं। हमें लगता है कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, हमारे अंदर की शांति से बहुत दूर आ चुके हैं। जो तत्व हमारे अंदर है, जो शून्यता हमारा मूल है, हम सबको लगता है कि हमारा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं रहा।
इसलिए हर एक अशांति में डूबा हुआ है। बड़ों को ही नहीं दोस्तों, माँ कहती है कि बच्चों को भी गर्भ में ही ये महसूस होता है कि कहीं कहीं पालन पोषण में कहीं कमी है। भले ही माँ से उन्हें सारे पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हो, पर हर एक कोई ना कोई कमी महसूस कर रहा है और उस कमी को पूरी करने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे हैं हम दोस्तों। पर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शक्ति हमें हर रूप से भरपूर कर सकती है, वो शक्ति से हम कनेक्शन खो बैठे हैं। कितना अद्भुत है दोस्तों, इतनी बातें जो हम महसूस कर सकते हैं पर हम जानते नहीं हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है। माँ हमें कितने विस्तार पूर्वक की बता रही है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में और जानेंगे। धन्यवाद।